दोस्तों 2019 में आपका स्वागत है। जब नया साल आता है तो नई उम्मीदें लेके आता है। हम सोचते हैं कि ये साल लकी होगा, उसे कई एंगल से हम लोग देखते हैं और शायद ऐसी ही कुछ भावनाएं 2019 को लेके आपके अंदर हैं। आप 2018 में जाइए, शायद ऐसे ही आपने 2018 की शुरुआत में सोचा था, 2017 में भी ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आपकी थी। लेकिन क्या कुछ बदला? शायद नहीं बदला, क्योंकि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। आइए हम कुछ ऐसा करें कि 2020 में जब हम प्रवेश करें तो हमारे हालात और बेहतर हो जाएं, और इसके लिए हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं उन्हें सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और जो हम उनसे सीखते हैं उसे अपने जीवन में और अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए। और इसी उद्देश्य, इसी भावना, इसी सोच के साथ में हम सब आपका स्वागत करते हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स में। और आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो न केवल मात्र हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं, अपितु पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। यूट्यूब पे 1 लाख से ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जिनको व्यू किया है, जिनकी वीडियोस को देखा है, कई सारी किताबें लिखी हैं, हिंदुस्तान के 80 से ज़्यादा शहरों में उनके ट्रेनिंग वर्कशॉप हुए हैं, और वो नेपाल में बहुत प्रसिद्ध हैं, बांग्लादेश, थाईलैंड से होते हुए अमेरिका तक जिन्होंने अपने ट्रेनिंग्स वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया है, वो पर्सनैलिटी हमारे साथ में है। और मैं पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। मेरा सौभाग्य है कि वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी होने के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त हैं। Okay, let's start with celebration. I believe this is one of the best gifts as a trainer I have received in my life. First thing, my dear Europeans, for you, let's start respecting our body. मैं एक्शन ज्यादा लेता हूँ, सोचता कम। A small presentation. What did you feel? What changes has come? I'm extremely happy. Thank you very much. राजेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत और धन्यवाद। ये मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर और बहुत रोमांचित हूँ कि जिनसे मैंने सीखा, मैं उनके बिल्कुल रूबरू बैठा हूँ। जी। और ऐसा ही सौभाग्य ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का होने वाला है। धन्यवाद। आपको हम सब लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद आपको लाइव भी सुना होगा। आपकी जो ये यात्रा है, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि कलकत्ता से आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार से अपना सफ़र शुरू किया जी। और ये जो आपकी यात्रा है, फर्श से अर्श तक की यात्रा, जी। क्या ये आसान थी? सबसे पहले तो सुरेंद्र जी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। आपने मुझे अवसर दिया आपके शो में आने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो इस शो के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये शो बहुत कामयाब हो। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं मेरे फादर यूपी से हैं। 1967 में वो कोलकाता चले गए थे। मेरा जन्म कोलकाता में ही हुआ। अच्छा। पैदाइश, परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता में ही हुई। और कोलकाता में लगभग 1991 के आसपास, जब मेरी उम्र 20 साल के आसपास थी, मेरे फादर का बिज़नेस कोलैप्स कर गया, वो बैंकरप्ट हो गए। तो हमें ओवरनाइट कोलकाता छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि फादर की लाइफ थ्रेटनिंग पे थी। और यहाँ आते ही 6 महीने में उनकी डेथ हो गई दिल्ली में। तो मुझे याद है पालिका बाज़ार में मैं हैंगर लगा के मैंने अपना करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं टी शर्ट्स के हैंगर लगाता था, और मेरा एक जुनून था लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, पैशन था, ये बात करना एक पैशन था। तो धीरे धीरे यात्रा बढ़ी, घर की जिम्मेदारी आई, और उसके बाद मैंने 2-4 नौकरियां बदली। मैंने 1993 में एक बहुत बड़ी कंपनी, MNC कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। वहाँ मैंने
बात करने के सलीके तरीके, फ़न, हुनर जो भी आप कहें सीखे। वहाँ मुझे एक ट्रेनिंग मिली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिली। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की और जिस उस्ताद से मैंने ट्रेनिंग ली फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। अच्छा। क्योंकि ट्रेनिंग मेरा जुनून था, मोटिवेशन मेरा जुनून था। और 1993 से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आ गया और 1997 से मैं ट्रेनर बन गया। तो मैंने अपनी जो है 20 साल की यात्रा आपको 2 मिनट में प्रेजेंट की, बट अगर और समय मिलता तो फिर मैं आपको और भावनात्मक तरीके से बता पाता। ये मेरी जर्नी रही। बहुत खूब सर। आप जैसे जो महान लोग हैं उनकी विशेषता यही होती है कि वो गागर में सागर भर देते हैं। थैंक यू। और देखिए, आपको जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, शायद बहुत सारे कॉर्पोरेट में आप ट्रेनिंग देने जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जी जी जी, वो आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं निराश था, राजेश अग्रवाल जी को मैंने सुना और एकदम मैं खड़ा हो गया। जी जी जी। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों में बड़ा उत्साह है। हम फिक्की की रिपोर्ट देखते हैं या KPMG ने जो आंकड़े दिए हैं उनको देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने वाली है। आज यंगस्टर्स नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो स्टडी कंप्लीट करते हैं या स्टडी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं जी। तो क्या वो सही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आपने मेरे दिल के सबसे करीब जो प्रश्न है वो पूछ दिया है। मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंटरेक्शन 93-94 के आसपास ही हुई थी। अच्छा। जब मैं नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस खोज रहा था और पहली बार मुझे पता पड़ा कि 9 से 5 आप पेट के लिए काम कीजिए और 5 से 9 अपने सपनों के लिए काम कीजिए। अच्छा, मींस पार्ट टाइम कीजिए। यह पार्ट टाइम, क्योंकि इसकी शुरुआत पार्ट टाइम ही होती है नॉर्मली। राइट। तो एक समय ऐसा आएगा कि फुल टाइम आपका पार्ट टाइम जो है वो फुल टाइम बन जाएगा। अच्छा। और फुल टाइम को फिर रखना या नहीं रखना ये आपके ऊपर है। तो 93-94 मींस ये तो वो टाइम होगा जब शायद इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत थी, एक आध कंपनी की। हाँ, जो भी बड़े नाम हैं उन्हीं के साथ मैंने सीखा, समझा, इंटरेक्ट किया, उनके लीडर से इंटरेक्ट किया और मेरा मेन फोकस सीखने में ज़्यादा रहा। पैसे कितने कमाए उस पर मैं नहीं आना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगता है अगर लर्निंग ठीक है तो अर्निंग ठीक हो जाती है। और आप इस इंडस्ट्री से हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा मज़ेदार था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पार्ट टाइम की इनकम फुल टाइम की नौकरी से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। ये लाइन जो है ना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया, क्योंकि किसी ने कहा है नौकरी जो है बढ़िया तरीका है किसी के सपनों को ख़त्म करने का। अच्छा, क्या बात है। बहुत खूब। और ये पार्ट टाइम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो है कि धीरे धीरे आप अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपनी टीम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी इनकम राइज करनी शुरू हो जाती है। तो मैं इस इंडस्ट्री से बहुत करीबी से जुड़ा रहा। अब 2017-18 से मैंने ये मिशन लिया है कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों को जोड़ पाऊँ, जो लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाऊँ। क्योंकि आप भी मानेंगे मार्केट में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने इस अच्छी इंडस्ट्री को ख़राब किया है। जी, बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी सच्चाई दिखाएं, इसकी गहराई दिखाएं। आपने कहा अभी KPMG की रिपोर्ट, फिक्की की रिपोर्ट, अब जानकारी कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का व्यापार ये करने वाली है 2025 तक। तो मैं यकीन माने मेरा 90% फोकस अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे है, ताकि मैं लोगों को ट्रेन कर पाऊँ, उनको ज़ीरो से हीरो बना पाऊँ। तो इस इंडस्ट्री से मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए सर, ये तो इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत अगर इतना सारा टाइम इस इंडस्ट्री को देना जा रही है तो नेचुरली ये ग्रो करेगी। जो लगभग 25 साल का आपका अनुभव रहा इस इंडस्ट्री में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये इस इंडस्ट्री का इतना खूबसूरत पहलू है कि बस इसी को करना चाहिए? 4-5 चीज़ें हैं, मैं एक एक करके इस पे आऊँगा। हाँ जी। पहली तो बात ये कि इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। हाँ। हर व्यक्ति का अलग मूड है, बिहेवियर है, तरीका है, तो आपको हज़ारों लाखों लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो उनके मूड को मैनेज करते करते आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो जाते हैं। ग्रेट। तो पहला ग्रोथ तो आपका होता है जी। तो किसी ने कहा है अमीर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर बनने की यात्रा में आप कैसे इंसान बने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत खूब, क्या बात। तो इसमें आप कैसे इंसान बनते हैं ये सब, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर धैर्य आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये तो हो गई पर्सनल ग्रोथ की बात। दूसरी देखिए, इसमें जहाँ आप कोई बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें तो लाखों करोड़ों पे आपको देने पड़ेंगे।
अपना ऑफिस रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इसमें लगता क्या है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट भी क्या, कमिटमेंट की इन्वेस्टमेंट, अच्छा, टाइम की इन्वेस्टमेंट, और जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट, और धीरे धीरे टीम के द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। ना आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है, ना कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ना कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत है। और इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप, जो आपने वर्ड यूज़ किया कि ज़मीन से आसमान तक की यात्रा तय करते हैं, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा इसका। तीसरा, आप देखें कि अगर हम पैसे कमाने के साइंस को देखें तो एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अगर 40 साल काम करता है, ये साइंस बड़ा पुराना है, और अगर वो एवरेज मान लीजिए साल का 6 लाख रुपए भी कमाता है, तो जानकार कहते हैं 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाता है। बिल्कुल सही। लेकिन वही अगर उसकी टीम बन जाती है तो वो 50,000 रुपए रोज का इंसान बन जाता है, क्योंकि उसकी उसी टाइम में लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो जानकार कहते हैं अगर पैसे कमाने हैं ज़्यादा तो समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इसी इंडस्ट्री में है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बहुत बढ़िया सर, हमारे व्यूअर्स को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं सर, वो बिल्कुल कमिटेड हैं इस इंडस्ट्री को लेके और बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो यात्रा शुरू करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जैसा आपने कहा अलग अलग तरह लोगों से मिलना होता है, तो सक्सेस उनको उतनी जल्दी नहीं मिलती जितनी उन्होंने उम्मीद की थी कि इतने टाइम में मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जब ऐसी स्थिति से हम गुजरते हैं तो उस समय क्या करें कि हम लोग हिम्मत नहीं हारें और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते रहें? सबसे पहले बात है, ओवरनाइट सक्सेस किसी काम में नहीं है जी। तो होता क्या है, जब कोई अनट्रेंड व्यक्ति आ जाता है, उसके दिमाग में रहता है आज रात से ही मुझे पैसे कम आ जाएं, और आप मुझसे अच्छे जानते हैं कि एक रात में पैसे नहीं आते हैं। तो जहां सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग वो है लर्निंग के मामले में, अच्छा, ट्रेनिंग के मामले में, सीखने। हम पहले ही सिखाने में लग जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता किससे क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे शुरुआत करनी है। वो सीधा बोल देते हैं ये कंपनी है, ये प्लान है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसे कोई नहीं आने वाला है। हमने सालों किसी से मुलाकात नहीं की, अचानक हम उसको बिजनेस का प्रपोजल देते हैं तो कभी नहीं आएगा। तो पहले तो उससे रिश्ता बनाओ ना, पहले तो उसको अपना बनाओ ना। देखिए आप जानते हैं 90% पहले रिश्ता बिकता है, बाद में बिजनेस होता है। बिल्कुल सही है। आज हमारे और आपके रिश्ते सालों पुराने हैं, और मेरे को जहां तक याद आता है हमने कोई बिजनेस नहीं किया है, तो हमारा रिश्ता ही तो है, और वो रिश्ता यहाँ पे लेके यहाँ पे हम दोनों को लेकर आया है। तो ये रिश्ता को हम छोड़ देते हैं, पैसे को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। और एक रिसर्च ये बताती है कि 4 बार अगर किसी ने ना बोल दिया तो ये आदमी इस बिजनेस को छोड़ देता है। अच्छा, एक रिसर्च है ये कि 94% लोगों का छोड़ने का जो कारण है, 94% वो है 4 बार ना सुनने के बाद खत्म, बेकार इंडस्ट्री है, कुछ नहीं होगा। और हम मानते हैं पहले 20-21 ना तो आने ही चाहिए, क्योंकि जितने ना आएंगे उतना आप हाँ के लिए तैयार होंगे। जी जी जी। तो मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं, आपने देखा होगा टेलीकॉलर सुबह फोन करती है, भाई लोन चाहिए, और हम उनको उल्टी पुल्टी बात बोल देते हैं। आप हैरान होंगे, आपकी ना पर उसको तालियां मिलती हैं। अच्छा, वहां पे नियम होता है कि भाई 10 लोगों से अगर ना सुन लिया तो तुम्हें लंच फ्री मिलेगा। क्या बात कर जी रहे हो? जी जी। अच्छा, 9 तक तो ना मिलता है, 10वें में हाँ हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो मतलब वो जो हाँ है उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है हाँ, उसने अपने ना को एक खेल में कन्वर्ट कर लिया। ग्रेट। तो अगर इस प्रोसेस से चलेंगे, एक तो लर्निंग, एक पेशेंस, एक रिश्ता बनाना, और एक ना बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। वो ना आपको नहीं कर रहा है, किसी ने उसको धोखा दिया होगा उसके लिए वो ना कर रहा है। तो पहले रिश्ता मजबूत करो, बिजनेस हम धीरे धीरे कर लेंगे। बहुत सही बात कही। मैंने कहीं पे एक चीज सीखी कि ना और हाँ, यस और नो, ये देखा जाए तो ये शब्द है, ये हवा है। मैंने यस बोला, एक हवा निकली, जी। नो बोला, एक हवा निकली। जी, जी, लेकिन हम यस से बहुत खुश हो जाते हैं, नो से बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात अगर हम इसको इस रूप में माने कि भाई यस बोला, ये एक सिंपल एक हवा थी, हवा है। नो बोला तो ये हवा है, उसने कोई आप पे तलवार उठा के नहीं मारी है। क्या बात। तो मींस जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम ये माने कि ये तो पार्ट है, हाँ। और ये हमें मजबूत करते परफेक्ट, जाएंगे। परफेक्ट। बहुत अच्छा सर। एक सफल इंसान होने के लिए एक व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मैंने जिंदगी में ये प्राप्त करना है, क्लैरिटी आ गई है उसमें, ऐसा क्या करे कि वो सफल जल्दी से न हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तय हो कि उस रास्ते पे चल के उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है सुरेंद्र भाई आपने। मैं थोड़ा सा इसको, बस मुझे इजाजत दें आप, पहले तो मैं सफलता पे बात कर लूं, हाँ, प्लीज, फिर मैं उसके रास्ते की बात करता हूं। देखिए, मैंने एक बाथरूम में गाना गाया, और गाना गा के मैं कहूं जी मैं बहुत सफल हूं, ये सफल नहीं हूं, मेरी उपलब्धि है, सफलता नहीं है ये। अच्छा,
जब मेरी उपलब्धि लोगों के द्वारा अप्रिशिएट होती है, Right. जब मैं डिमांड में आ जाता हूं अपने किसी हुनर के लिए, तो मैं सफल हुआ। दैट्स ग्रेट। एक तो ये पार्ट है सफलता का। दूसरा, अंधेरे में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। तो हम अपनी ट्रेनिंग में अक्सर ये बात करते हैं, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, कि देखिए आजकल मोटिवेशन तो भरती है, यूट्यूब पे भी भरती है, आप जानते हैं। अब उसको अदरवाइज ना ले, लेकिन मैं एक कर रहा हूं इस वक्त। प्लीज। मोटिवेशन एक गधे को भी किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो मोटिवेटेड गधा होगा। इसको और ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा। हाँ, लेकिन मोटिवेशन के साथ अगर एजुकेशन नहीं है सुरेंद्र भाई, तो डिजास्टर हो जाएगा। तो मैं अगर किसी को मोटिवेट कर रहा हूं, तो पहले तो मुझे निखारना पड़ेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ये किस दिशा में जा सकता है, कितना इसमें दम है, कितना दम भरना पड़ेगा। तो एक तो हो गया एजुकेशन, और एक उसकी दिशा। अगर मैं मोटिवेटेड भी हो गया और मेरी दिशा ठीक नहीं है, तो मैं पश्चिम में जाके पूरब से सूरज कैसे उगा दूंगा? मींस पहले उसको सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पे लाना है, जी। और उसके बाद उसको मोटिवेट करना है, जी। ताकि वो स्टार्ट हो तो सही दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल। और जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की, उसमें दिक्कत यही है कि जब हम किसी को चेक दिखाते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, म्यूजिक के द्वारा उसके दिमाग को बदलते हैं, तो फर्ज ये भी बनता है, ये मेरे भरोसे आया है, इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कैसे मैं इसको आगे ले जाऊं। तो एक अपलाइन का, कोच का, मेंटर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है प्रॉपर चार्ट देना, सक्सेस की प्रॉपर स्टेप देना, तब वो अच्छे से सही दिशा में जा पाएगा। तो सक्सेस को, आपकी बात को अगर हम समराइज करें, तो सक्सेस में दो चीजें, सही सोच और सही दिशा इज इक्वल टू सक्सेस। राइट। सही सोच व्यक्ति की हो और सही दिशा हो। हाँ, राइट। हाँ, हाँ। तो इसमें अगर हम लोग देखिए, इस इंडस्ट्री में जब हम कामयाब कैसे होना उसकी बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं, कुछ कोर स्टेप्स हैं, कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, तरह तरह के कुछ सिस्टम्स हैं। अगर उन सब में से निकाल के आपके अनुभव के आधार पे अगर हम 2-3 चीज़ें माने कि एक व्यक्ति को अगर सफल होना है अपनी कंपनी में, जो उनका हाईएस्ट लेवल है उस तक पहुंचना है, तो ऐसे कौन से 2-3 काम आप मानते हैं एज ए नेटवर्कर उस व्यक्ति को करने चाहिए? पहला तो मनोवैज्ञानिक कारण ले लेते हैं, जबरदस्त पैशन। अच्छा। जैसे आपका पैशन, आपने ये प्रोग्राम शुरू किया पैशन से तो किया कि लोगों का कल्याण हो, भला। जबरदस्त पैशन, यानी वो एक तरह से उन आवाजों के प्रति बहरा हो जाए, माफ करना मेरे शब्दों को, जो नकारात्मक आवाजें हैं। अच्छा। सुनना ही नहीं है, उन लोगों के साथ बैठना ही नहीं। भाई जिस व्यक्ति ने ये इंडस्ट्री देखी नहीं, जो सफल हुआ नहीं, वो आपको क्या गाइड करेगा? एक तो पैशन का लेवल 90% पैशन काम करता है। राइट। उसके बाद प्रोडक्ट की जानकारी, मार्केटिंग प्लान की जानकारी, प्रोसेस की जानकारी, सारे पीस आ जाते हैं। प्रोडक्ट प्लान, प्रोसेस, प्रोसीडिंग, ये सारे पीस इसमें आ जाते हैं। Right. दूसरी कैटेगरी ये आ गई। तीसरा, उसको अपने जैसे डुप्लीकेट्स तैयार करने हैं। अच्छा। सबसे बड़ा काम ये है, अपने जैसे लोग तैयार हाँ, जेरोक्स कॉपी। अच्छा। और वो कितनी जल्दी हो उसके हुनर पे डिपेंड करता है और लेने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो हमारा एक 3 वर्ड का फॉर्मूला है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर फॉर्मूला है, LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। और देखिए, मैं ये मानता हूं जितने भी आप बड़े लीडर क्यों ना बन जाएं, धरातल पे हमेशा रहिए। अच्छा। आपको खुद फोन रिसीव करना पड़ेगा, आपको डाउनलाइन से बात करना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े अमीर क्यों ना बन जाए, आप जमीन से कटेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत खूब, बहुत जी, खूब सर। जी, जी। जो डुप्लीकेशन की बात आपने कही, तो उसमें मैंने कहीं से सीखा कि भाई चूंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो एक कोटेशन बताई गई कि कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेबल। यानी आपका हर काम इतना सिंपल, इतना साधारण और इतना आसान होना चाहिए कि हर आदमी को ये लगे यार मैं तो कर सकता हूँ, और वो करने लग गया तो फिर वो इजीली आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो बखूबी आपने इस चीज़ को हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर किया। देखिए, बहुत सारी ज्ञान की बात तो हमने की, और जब पैशन होता है तो ज्ञान के साथ में कुछ थोड़ा ऐसे पल भी होने चाहिए जब आप हंसी खुशी की बातचीत करें। तो हमारे इस कार्यक्रम में हमने एक छोटा सा पार्ट रखा है, थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए। जी। देखिए, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसको बहुत फनी लगती हैं। जब वो उनको याद करता है तो उसको अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। जी। तो निश्चित रूप से आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी। बहुत है, बहुत है। प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। लेकिन जो अभी मेरे जहन में जो तुरंत घटना आ रही है, मैं
92 में एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करता था। और चूंकि उस समय आर्थिक दबाव यानी फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ करता था कि मैं कभी कभी चीज़ें भूल जाता था। हर एक की ज़िंदगी में होता है। तो अगर मैं चीज़ें जब मैं भूल जाता था तो मेरी जो सीनियर थी वो मुझसे कहती थी, राजेश मैं लिख के दे रही हूँ, इस जन्म में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, इस जन्म में सीनियर ऐसा हाँ बोला, गुस्से में बोल दिया होगा, मैं बुरा नहीं मानता हूँ आज इसके। तो जब मैं उस कंपनी से निकल गया, ट्रेनिंग में आ गया और मैं 97 में ट्रेनर बन गया, तो 2011 में मुझे एक बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए बुलाया गया दिल्ली में, जहाँ सारी एमएनसी कंपनी की सेक्रेटरीज आई। अच्छा, और कॉर्नर में वो भी बैठी हुई थी। अच्छा, जो आपके बॉस थे? जी, मेरी बॉस थी, हाँ। अच्छा। जो मेरी सीनियर थी। हाँ। तो वो अपने किसी दोस्त से कह रही है कि शायद मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। अच्छा, ओके। नेचुरली हाँ। मैं तो पहचान गया, वो नहीं पहचान पाई। आपने पहचान लिया? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग आप भूलते थोड़ी है है ना? मैं तो पहचान गया। अब मैंने कहा इनकी दुविधा मैं जरा सॉल्व ही कर देता हूँ। तो प्रोग्राम शुरुआत के साथ ही मैंने कहा, मैडम थैंक यू फॉर कमिंग, व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू। शी सेड आई थिंक आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा जी आप मेरी बॉस हुआ करती थी और आपकी गाइडलाइन से ही मैं जो बना हूँ आज बना हूँ। अच्छा, आप यकीन माने सुरेंद्र भाई, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या उनको याद था कि उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं, वो घटना याद नहीं रही होगी। उनको इस रूप में आंसू थे कि शायद हो सकता है मैंने जो इनको सिखाया उस, क्योंकि आप किसी को एम्बैरेस नहीं कर सकते हैं और नेचुरली हमारी ट्रेनिंग इजाजत नहीं देती है कि हम खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो दूसरों पर कैसे फिर लागू कर। उन्होंने मुझे हक किया, सबके सामने बोला कि मेरे लिए मिरेकल है कि जिस इंसान को मैंने अपने सामने देखा, ग्रूम किया, हो सकता है इसको मैंने झाड़ा भी हो और आज वो मुझे ट्रेनिंग देगा, मैं इस ट्रेनिंग को लेना चाहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी की तमाम फ़नी घटनाओं में एक यूनिक घटना है जो मुझे लगा मैं आपसे बांटूं। इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें थोड़ा सा चैलेंज करता है या कुछ अंडर एस्टिमेट करता है, तो उसे हमें एक पॉजिटिव सेंस में लें इसी को और उसे कारण बना लें कि भाई अब मैंने इसलिए कामयाब होना है क्योंकि जो इन्होंने बोला है मैंने उसके विपरीत कुछ बड़ा करके जी जी, इसी पर 2 लाइन सुना देता हूँ। मेरी कविता है आपके। शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, यही मौका है मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का। क्या बात है। तो अगर आपको कोई किक करता है, मेरे उस्ताद कहते थे, अगर आपको कोई किक करता है तो आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो उन्होंने तो मेरी स्पीड बढ़ाई। आज मैं जहां हूं उन लोगों की वजह से हूं जिन्होंने मुझे किक किया, जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं आपकी बात को थोड़ा छीन रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं इसलिए आया क्योंकि लोगों ने कहा कि राजेश जी मोटिवेशन देना बड़ी अलग बात है, लेकिन नीचे उतर के काम करना अलग बात है। मैंने कहा उतर के देखते हैं। करियर के इस पड़ाव पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरा केवल इसलिए कि मैं देखता हूं मैं जो बोलता हूं और जो लोग करते हैं इसमें फर्क है या नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस इंसान का जिसने मुझे चैलेंज किया और मैं इसलिए इस इंडस्ट्री को इतना प्यार करता हूँ। बहुत खूब जी जी। आपने 2 लाइनें सुनाई, लेकिन 2 लाइनों से हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ गई है। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे आपको कविता सुनाते हुए सुना है। आप लिखता भी बहुत अच्छे हैं जी। मैंने तो अच्छा मौका है सर हमारे व्यूवर्स को आप कुछ वो कविता जो आपके दिल के बहुत नजदीक है। और ये यकीन माने सुरेंद्र भाई, ये मेरी कविता कितने सारे हमारे नेटवर्क मित्रों ने अपनी अपनी वीडियोस बना के सुनाई है। अच्छा। और मुझे खुशी है कि वो मुझे मेरा नाम लेते हैं कि हमने, तो ये सबसे करीब है मेरे, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बिल्कुल फिट बैठती है कि मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा, क्या बात है। मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। बहुत खूब। भाई जब आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो कमज़ोर ना पड़े, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। और अभी सूरज निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, क्या बात है, और मुर्गे का बांक देना भी बाकी है। और इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है, हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ। अच्छा, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूँ। क्या बात है, हिम्मत ना यही तो खेल है ना कि जब आपको ना मिले उस रात को जब आप सोएं तो आप याद रखें सुबह सूरज निकलने वाला है। हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूँ। याद रखना, हम अपने तमाम में नेटवर्क मार्केटिंग के एसोसिएट्स को कहना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, याद रखना रास्ता कितना भी कठिन हो पर सच्चाई का साथ ना छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाएं पर अपने सिद्धांतों को ना छोड़ना। क्या बात है। मेरी हालात पर हंसने वाले ये ना सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात। ये कविता आप, मुझे लगता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के जो स्ट्रगल करने वाले जो हमारे जो मित्र हैं हाँ, उनके लिए उनको ध्यान में रख के आपने बनाई। बिल्कुल बनाई है, क्योंकि मैं उनकी तकलीफें देखता हूँ।
मैं उनकी तकलीफ़ें देखता हूँ और शायद आज उनको हम और मदद कर पाएँ। मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा और आपको समर्पित करना चाहूँगा इतनी अच्छी कविता के प्लीज़ लिए प्लीज़ प्लीज़। कि होके यो मायूस आंगन से ना उखाड़ो पौधे, हाउ ब्यूटीफुल। ओके कि यू होके यो मायूस आंगन से आंगन से ना उखाड़ो पौधे, जी। धूप बरसी है हाँ। तो बारिश भी यहीं पर होगी। क्या बात है सुरेंद्र, मान धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं यहीं पर होगी, यहीं पर होगी। जी बहुत खूब राजेश जी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई और ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अपना 80-90% टाइम अभी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और जो इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आज देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन सभी कंपनियां अपने एक दायरे में रहती हैं। वो अपने लीडर्स को तो सुनती हैं, लेकिन जो दूसरे कंपनी के अचीवर्स हैं, दूसरी कंपनियों के अचीवर्स हैं और आप जैसे जो बहुत प्रख्यात ट्रेनर्स हैं उनको वो नहीं सुन पाते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारा यही प्रयास है कि हम सब एक मंच पे आएँ और सभी लोग सभी को सुने, सबसे ज्ञान प्राप्त करें, किसी न किसी से कुछ रिलेट करें और हर जगह से अगर एक एक चीज़ हम लेंगे तो शायद हमारे पास में बहुत सारा खजाना आ जाएगा और हम उसको अगर अपने व्यवहार में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अगले पायदान पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। आपने समय दिया, अपने इतने सारे व्यस्तम समय में से, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं धन्यवाद, सर। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। ये थे राजेश अग्रवाल जी, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट दीजिए। इस चैनल को, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके उनका नाम लिखिए। हम प्रयास करेंगे अगली बार उन लोगों को जिनको आप सुनना चाहते हैं इस मंच पे हम लोग लेके आएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।